हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने इसके पहले हमने 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक कोच है क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे। कितने का? टोटल कितने का? 3800 3800 का, 3800 का। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में जो फीमेल क्रिकेट कोच है, उन्होंने 3 बैट्स खरीदा। कितने बैट्स? 3 बैट्स। ध्यान से देखना आप सभी, 3 बैट्स। और कितने बॉल्स खरीदे? 5 बॉल्स। कितने? 5 बॉल्स, ठीक है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1750 कितना है? 1750 रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि प्रत्येक बॉल की, मतलब एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है। हमें नहीं पता कि बैट का प्राइस क्या है और बॉल का प्राइस क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि एक बॉल का प्राइस जो है x रुपीज़ है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक बैट का प्राइस x रुपीज़ है और एक बॉल का प्राइस y रुपीज़ है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। अगर मैं मान लिया कि एक बैट का प्राइस x है और एक बॉल का प्राइस y रुपीज़ है, तो 7 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा? 7x, ठीक है। और एक बॉल का प्राइस अगर y है तो 6 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा? 6y। टोटल कितना है? ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह हम मान लेंगे, पहली लाइन हम क्या लिखेंगे? लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी x रुपीज़ एंड 1 बॉल बी y रुपीज़, ठीक है। फिर हम सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे? हमने यहाँ पे कितने बैट्स खरीदे? 3 बैट। एक बैट का प्राइस क्या था? x रुपीज़। एक बैट का प्राइस क्या है? x रुपीज़। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बैट का प्राइस क्या है? बैट का प्राइस क्या है? x रुपीज़। तो 3 बैट का प्राइस क्या होगा? 3x, ठीक है। एक बॉल का प्राइस क्या है? y रुपीज़। तो 5 बॉल का प्राइस क्या होगा? 5 बाय इक्वल टू 1750। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग किससे? एलिमिनेशन मेथड्स। किससे? मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पे याद रखना, x क्या था? बैट था, और y क्या था? बॉल था। यानी x रुपीज बैट का प्राइस था, y रुपीज बॉल का प्राइस था। बात समझ में आई? अब देखो इक्वेशन क्या बना था? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां तक किसी को कोई डाउट? सेकेंड इक्वेशन क्या बना था? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। लेंदी मतलब तुम यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। मान लो तुमने x की वैल्यू निकाली, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, फिर x इक्वल टू क्या होगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। फिर इसकी वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बाकी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। एक मिनट रिफिल कर लेता हूँ निब को, ठीक है। हम जो है सब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है जी। किससे सॉल्व करो? एलिमिनेशन से। किससे? एलिमिनेशन से। चलो देखते हैं एलिमिनेशन कैसे सॉल्व करें। एलिमिनेशन पता है ना, हमने सिखाया था आप सभी को। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल को गायब कर दो। देखो अब कोफिशिएंट, एक वेरिएबल को अगर गायब करना है, यानी एक्स को, मैं एक्स को टारगेट कर रहा हूं, तो इसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। यानी अगर 7 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और 3 के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो ये भी बन जाएगा 21x और ये भी बन जाएगा 21x। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय 3 एंड 7। इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 3 से। और इक्वेशन सेकेंड को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 7 से। यहां तक कोई डाउट? इजी। चलो नेक्स्ट, तो ये लाइन लिख लेना आपको। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई करो तो 7 त्रिक 21x, 3 का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18y। अब 3 का मल्टीप्लाई करो 0 0, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 2 11। ये बन गया हमारा क्या? थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21x, 7 5 जा 35y इक्वल टू 7 0 जा 0, 7 5 35 की 5 कैरी 3, 7 7 49 3, 52 की 2 कैरी 5, 7 एकम 7 5 12। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करना है? माइनस कर दो। अब माइनस का मल्टीप्लाई करो तो इसका साइन क्या प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या है? माइनस माइनस, ये कट गया। 8 2 10 8 7, तो ये कितना हो जाएगा? -17y, ठीक है। -35 + 18y कितना हो जाएगा? 17। और ये कितना हो जाएगा? इसको माइनस करके देखो, 0 5 8, ठीक है। कुछ ही कुछ ऐसा होगा माइनस का, ठीक है। ये आएगा 850, माइनस से माइनस गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 850 बटे 17 पन्ना 85। यानी कि एक बॉल की जो कीमत है 50 रुपीज है। एक बॉल की कीमत कितनी है? 50 रुपीज है। अब हमें निकालना है क्या? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एक बैट की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 50 पुट कर दो y की जगह, तो तुमको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। देखो 7x प्लस, यहाँ पे पुट करो, क्या लिखोगे? लाइन क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट 6, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 6 पंचे 30, 300 और 3 8 0 0, तो 7x 300 कितना, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, एक मिनट आंसर चेक करते हैं कितना आता है। 3.2 का थर्ड का थर्ड, 3.2 का थर्ड का थर्ड कितना आ रहा है आंसर? सही है, थर्ड का थर्ड आंसर अपना सही आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है कि y, ठीक है, 1 बैट, ठीक है, x बैट, ठीक है। चलो समझ गए। तो ये कितना आ गया?
3500, तो x की वैल्यू आ गई 7 5 जो 500, यानी कि एक बैट की जो वैल्यू है वो 500 है। एक बैट की कीमत कितनी है? 500 है। और एक बॉल की कीमत कितनी? 50 रुपीज। समझ गए? आसान था। नहीं आया समझ में तो उसको एक बार फिर से देखो, फिर से रिपीट करो, ठीक है? नहीं आया इसके बाद, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा, रफ कर रहा हूँ। ओके, चलो समझ में आ गया ना? आसान था बहुत। अपना आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो, द टैक्सी चार्जेस, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ठीक है? For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मान लो सिंपल है, एक इमेजिन करो कि एक जो है टैक्सी है, ठीक है? एक टैक्सी है, यहाँ से 0 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट होती है। इमेजिन करते हैं कि हम जो है 0 से अगर ये 2 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक तो फिक्स चार्ज है कि आपका इतना तो लगेगा ही, ठीक है? 2 किलोमीटर का फिक्स चार्ज है। इमेजिन करो कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब मान लो टैक्सी वाला है कि ये बोलता है कि 2 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो यहाँ से यहाँ तक का आपका चार्ज फिक्स है। चाहे आप यहाँ से चाहे आप इसके पहले उतर जाओ, चाहे आप 2 किलोमीटर के पहले उतरो, चाहे थोड़ा सा दूर चलो, चाहे 2 किलोमीटर तक जाओ, लेकिन इसके बाद अगर आप जाते हो, इसके बाद अगर आप जाते हो, इसके बाद अगर आप जाते हो तो चार्जेस क्या हो जाएंगे? पर किलोमीटर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है? पर किलोमीटर चार्जेस देने पड़ेंगे। मान लो कि अगर यहाँ मान लो इसका चार्जेस है 10 रुपए, तो यहाँ तक तो देना पड़ेगा। और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? मान लो पर किलोमीटर का चार्ज है यहाँ पे मान लो 10 रुपीज। तो अगर 2 किलोमीटर को अगर कोई जाता है 5 किलोमीटर, अगर कोई 5 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया? 10। और 5 किलोमीटर जाता है तो एक्स्ट्रा कितना चला? 3 किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है? 10 रुपए। तो 3 किलोमीटर का कितना? 30 रुपए। तो टोटल कितना लग जाएगा? 50 रुपए। बात समझ में आई? सॉरी 50 नहीं, 30 10 40 रुपए। तो हमको इस सवाल को सॉल्व करना है कि एक पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लग रहा है? फिक्स चार्ज लग रहा है। और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हर किलोमीटर का चार्ज ऐड होगा, ठीक है? हर किलोमीटर का चार्ज अलग से लगेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेट द ठीक है? तो यहाँ पे मान लो कि लेट द प्राइस ऑफ फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इज Y रुपीज। हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो लग रहा है X रुपीज लग रहा है, और हर किलोमीटर जाने का, उसके बाद हम जो जाते हैं एक्स्ट्रा किलोमीटर, उसका कितना लग रहा है? Y रुपीज। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहली लाइन में एक सवारी वाला कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर।
ठीक है, कितना लगता है उसका टोटल, कितना लगता है 105। तो x किलोमीटर, x रुपीस तो लग गया। अब 10 किलोमीटर जाएगा तो हर 1 किलोमीटर का कितने रुपए है पैसे, y रुपए। तो 10 इंटू वाई हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 105। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो इतना तो फिक्स चार्ज ये वाला, ये तो फिक्स्ड है। हर 1 किलोमीटर में हर किलोमीटर का वाई रुपीस चार्ज है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 बाई, कितना होगा 10 बाई। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट 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 इक्वेशन में देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहा है, द चार्ज पेड इज ओके फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब 15 किलोमीटर चलता है, ये तो हो गया एक्स फिक्स्ड वाला, कितना चलता है 15, और हर 1 किलोमीटर का कितना है वाई, तो टोटल उसका कितना हो जाता है चार्ज 155। तो हमें इसमें क्या बताना है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है यानी एक्स क्या है और वाई क्या है। फिर इसमें क्या बोलता है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दो सब्स्टिट्यूशन से, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा -5 बाय, ठीक है सब्स्टिट्यूशन से, और ये कितना हो जाएगा -50, ठीक है जी। ये तो y इक्वल टू क्या हो गया 10 रुपए, यानी कि हर 1 किलोमीटर का कितना है, पर किलोमीटर कितना ले रहा है, पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज पर किलोमीटर। चार्जेस कितने हैं, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपए। अब हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो लाइन क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू 5 रुपीज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या अपने को मिला, फिक्स्ड चार्ज क्या मिला, फिक्स्ड चार्ज मिला 5 रुपीज। यानी कि हर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, जो प्राइस है, जो किराया लग रहा है वो कितना है 10 रुपए, और फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपए। थोड़ा सा हम इसका आंसर चेक करते हैं, 3.2 का फोर्थ। एक बार आंसर देखते हैं कि सही है कि नहीं है अपना, 3.2 का फोर्थ, ठीक है सही है, सही है, सही है। चलो अब इसमें दूसरा पार्ट भी है, एक्स और वाई की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसका दूसरा पार्ट क्या बोलता है, इसका दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना लगेगा। तो फिक्स्ड चार्ज तो 5 रुपए था, 5, और 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर का कितना था 10 जाता है, तो 5 प्लस 250 यानी कितना होगा 255 रुपीज, इतना पैसा लगेगा उसको। बात समझ में आई? 1 मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, बहुत आसान था। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट्स में बताना कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, ये सवाल समझ में नहीं आया है। इसके लिए मैं फिर से दोबारा बताऊंगा, ठीक है इसको। चलो अब एक सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रैक्शन वाला। सबसे पहले आप समझो कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न। जैसे मान लो लिखा है कोई वैल्यू 1/2, इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR। इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, इसको हर, इसको क्या बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे लिखा है 3/2, दिस इज अ फ्रैक्शन, ओके। तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं इसमें। सवाल बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड
टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ये बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू में अगर मैं 2 को ऐड कर देता हूं और डिनोमिनेटर की वैल्यू में 2 ऐड कर देता हूं, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो क्या बन जाता है, 9/11। बात समझ में आई। मान लेते हैं कि हमें फ्रैक्शन नहीं पता, चलो लिखते हैं यहां पे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनो DENO मिनेटर बी वाई। तो अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो क्या फ्रैक्शन होगा, x/y। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या होगा, x/y। ये बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। बात समझ में आई। बहुत सा बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अब क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इस 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, 11 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस टू। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू टू 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 दूनी 18। अब इसको सब इधर ला लो, बताया था ना, सब इसको इधर लाओ, तो ये बन जाएगा 11x माइनस 9y और 22 में माइनस 18 को, तो क्या बन जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा बन गया, इसको लिख लो। अब मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कुछ ऐसा मिला था, 11x माइनस 9y क्या मिला था, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। तो अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो क्या बनता है, 5/6। सेम 6 का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, x प्लस 3 और 5 का मल्टीप्लाई करो y प्लस 3, तो क्या बनेगा 6x, 6 3 जा 18, 5 बाय प्लस 5 3 जा 15। इसको इधर लाओ, 6x माइनस 5 बाय और 18 माइनस 15 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये बन गया फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। बात समझ में आई। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे, देखो, तो ये बन गया 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करो। अब आप चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, इसको एलिमिनेशन से करते हैं। तो 6 का, अब हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो 6 में इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि ये 66 बन जाए, और 11 का मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन में, ताकि ये 66 बन जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन में लाइन क्या लिखोगे, MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड y6 एंड 11। तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 66x माइनस 9 इंटू 6 54 बाय 6 4 जा
24 बराबर 0, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। 11 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 66x माइनस 55y प्लस 33 बराबर 0, ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको कर दो माइनस, तो माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये बन गया। अब 55 में 55 प्लस माइनस 54, तो ये क्या हो जाएगा y, y हो गया। और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस का 33, 8 9 3 12, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 33, ठीक है, 6 6 3 9, 33 24 माइनस करो कितना हो जाएगा, कितना होगा 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा, ठीक है। -9 इक्वल टू 0, इसलिए y की वैल्यू क्या हो गई 9, y की वैल्यू क्या हो गई 9। यानी कि हमको डिनोमिनेटर तो मिल गया y 9, अब हमको चाहिए न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में रख दो। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दो 11x, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 11x माइनस y की वैल्यू क्या थी 9, 9 9 जो 81 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 77 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 77 अपॉन 11, तो x इक्वल टू 7। हेंस द फ्रैक्शन इज, हेंस द फ्रैक्शन इज कितना 7 अपॉन 9, ये है हमारा फ्रैक्शन। दिस इज द फ्रैक्शन। लेट मी चेक द आंसर। मैं आंसर को चेक करता हूँ। 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, 7 अपॉन 9, दिस इज द राइट आंसर। ओके, बहुत इजी था, बहुत ही बेसिक था। अब हम 3.2 के एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। रफ कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा चेक कर लो। ओके, चलो अब एज वाला क्वेश्चन है ये, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, एज वाला। हाँ, 6 क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूं मैं। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago। hence का मतलब क्या होता है, बाद। सपोज एज वाले सवाल हैं। सपोज आज आपकी एज 20 ईयर्स है, मान लो, इमेजिन करो आप 20 ईयर्स के। आफ्टर, आफ्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर को हेंस भी बोलते हैं और बिफोर को आगो भी बोलते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आफ्टर 5 ईयर्स या फिर हेंस 5 ईयर्स, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 20 + 5 यानी कि 25 साल के हो जाओगे। आपसे बोलूं कि 5 ईयर्स अगो या फिर बिफोर कितने के हो जाओगे, 20 - 5 यानी कि कितने के हो जाओगे आप, 15 साल के। मतलब आज से आप पीछे जाएंगे तो आपकी एज क्या होगी, माइनस होगी। आज से आप आफ्टर जाएंगे तो आपकी एज क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ही बेसिक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, 5 year hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, जैकॉब है, यहाँ पे मान लो जैकॉब है और इसका सन है।
हम मान लेते हैं कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो x है और सन की क्या है y. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x एंड y. हमने मान लिया फर्स्ट लाइन हमने लिख लिया. क्या लिख लिया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y. ओके. इसमें क्या लिखा है कि 5 year hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. 5 साल बाद अगर आज जैकब x ईयर का है, x ईयर ओल्ड है, तो 5 साल बाद क्या होगा? बड़ा होगा, जुड़ जाएगा 5 years. तो अगर जैकब की एज बढ़ेगी तो 5 साल बाद सन की भी एज तो बढ़ेगी. यस. तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा. इसमें क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन का 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 times. यस. अब मल्टीप्लाई करो. ठीक है, ये चीज समझ में आया. 5 साल बाद जो जैकब की एज है उसके सन का 3 times होगी. तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको सब इधर ला दो. x माइनस 3y और प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0. x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ये है हमारा पहला इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. इसको मैं टॉप में लिखता हूं, इसको रफ कर रहा हूं. x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन. यहां तक कोई डाउट? ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लाइन बोल रहा है जैकब्स एज वॉज 7 times 5 years ago. 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. यानी 5 साल पहले जो जैकब था उसकी एज जो थी उसके सन का 7 गुना थी, 7 times थी. अगो की बात कर रहे हैं, अगो की, यानी कि अगो की. भाई 5 साल पीछे जाओगे तो एज घटेगी ना. अगर आप आज 20 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 15 साल के थे. तो इसी तरह जैकब की एज क्या रही होगी? x माइनस 5 और इसके सन की क्या होगी? तो कितना टाइम था ये? 7 times था. बात समझ में आई? 5 साल पहले जो जैकब था अपने सन के एज का 7 times था. यहां तक समझ में आया? बहुत आसान था. ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो x माइनस 5, ठीक है, 7y माइनस 35. यहां तक कोई डाउट? सबको इधर ला लो. x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इक्वल टू 0. तो x माइनस 7y और ये कितना हो जाएगा? 30 बराबर 0. ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन. तो क्या लिखोगे? x माइनस 7y प्लस प्लस क्या? प्लस क्या? 30 बराबर 0. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. यहां तक कोई डाउट? इसको मैं रफ कर देता हूं. ठीक है, अब ध्यान से देखो. इसको सॉल्व करना बहुत आसान है. एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेट कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करो सेकेंड इक्वेशन में. इसका साइन प्लस तो ये माइनस, इसका साइन माइनस तो माइनस माइनस प्लस माइनस. ऐड करेंगे 0 हो जाएगा. प्लस 7y माइनस 3y कितना होगा? 4y. माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 बराबर 0. 40 उधर जाएगा तो 4y इक्वल टू 40. तो y इक्वल टू 40/4 यानी 10 years ओल्ड. 10 साल. यानी जो सन की एज है वो कितनी है? 10 years है. सन की एज कितनी है? 10 years है. अब हमको चाहिए x की. x की वैल्यू. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है जैकब की एज. तो x की वैल्यू कैसे आएगी? हम y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे. तो हम लाइन क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर आप चाहते हो सेकंड में तो लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो. मैं इसको रफ करने वाला हूं. ठीक है, ध्यान से देखो. ठीक है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो x माइनस 3 कितनी है 10, y की वैल्यू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 कितना होगा माइनस 40, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 years old, यानी the present age of Jacob is 40 and his son is 10. Okay, let me check the answer whether the answer is correct or not. 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके 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 ओके, ठीक है जी, हाँ समझ में आई बात, बहुत आसान था। ये है आज का होमवर्क, पता है क्या है आज का होमवर्क है कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है इस वीडियो में, आप प्लीज घर में जाओ, ठीक है, अपने स्टडी रूम में जहां पे अभी हो आप, और सॉल्व करो 2 से 3 बार सॉल्व करो। आप जितना सॉल्व करोगे आपका मैथ्स उतना स्ट्रांग होगा, और जितना मैथ्स स्ट्रांग होगा आपसे उतना बनेगा। अगर आपसे अच्छा बनेगा तो आप स्कोर अच्छा करोगे, एंड इफ यू स्कोर सो वेल इन योर एग्जाम, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ओके, सो दिस इज द रूल, दिस इज द रेसिपी ऑफ बिकमिंग अ टॉपर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।